हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का एएनटी वीडियोस में बहुत बहुत स्वागत। आज हम इस वीडियो सेशन में सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आपके लिए लेकर आए हैं। इस वीडियो कंटेंट को इस प्रकार से तैयार किया गया है कि आपकी सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की जो कंसेप्ट है वो भी क्लियर होगा और आपके जो लॉजिक बिल्डअप कैपेसिटी है वो भी आपकी इम्प्रूव होगी। तो इस वीडियो सेशन के माध्यम से आप ये सीख पाएंगे कि सी प्रोग्रामिंग भाषा क्या होती है और सी प्रोग्रामिंग भाषा में कौन कौन से कंसेप्ट काम में लिए जाते हैं। यह जो वीडियो जो सीरीज़ है ये आपको, अगर आप किसी कोर्स में पार्टिसिपेट कर रहे हैं उसके लिए भी ये बेनिफिशियल है, और यदि आप किसी कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो इन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को इस प्रकार से डिज़ाइन किया गया है कि जो कंपटीशन एग्ज़ाम्स होते हैं उनमें किस तरह के सवाल पूछे जाते हैं और आपको किस प्रकार से उनका आंसर जल्दी से जल्दी फाइंड आउट करना है, वो भी हम इन वीडियोस के माध्यम से हम आपको वो ट्रिक आप इसमें सिखाएंगे। तो आप इन वीडियोस को कंटिन्यू देखते रहिए और शुरुआत करते हैं हमारे वीडियो लेसन की। स्टूडेंट्स, आज हम सी प्रोग्रामिंग भाषा के स्ट्रिंग पर कौन कौन से ऑपरेशंस परफॉर्म होते हैं, स्ट्रिंग किसे कहते हैं इत्यादि के बारे में जानेंगे। तो आइए शुरू करते हैं हमारी प्रश्नावली को। स्टूडेंट्स, स्ट्रिंग क्या होती है पहले हमें जानना होगा, उसके बाद ही हम स्ट्रिंग पर पूछे जाने वाले प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हैं। स्ट्रिंग बहुत टफ टॉपिक नहीं है, स्ट्रिंग भी एक तरह का एरे ही है। एरे मतलब कि मैंने आपको बताया था, आप हमारे वीडियो कंटेंट सेक्शन में जाके एरे पर जो हमने प्रश्नमाला बना रखी है वहाँ पे जाके आप देख सकते हैं कि एरे क्या होता है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर भी एरे शब्द काम में लिया है, यानी कि एरे का मतलब होता है एक कंटेनर जो मल्टीपल डेटास को कंटेन रखता है, यानी कि मल्टीपल डेटास को होल्ड रखता है, उसे बोलते हैं एरे। उसी प्रकार स्ट्रिंग भी एक एरे है, लेकिन किसकी? आपका जो एरे था वो था न्यूमेरिक, नंबर्स को होल्ड रखने वाला कंटेनर। स्ट्रिंग जो होती है वो क्या होती है? कैरेक्टर्स को होल्ड रखने वाला कंटेनर। ठीक है, तो स्ट्रिंग क्या है? द कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स। स्ट्रिंग को हम क्या कह सकते हैं? कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स। कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स। ठीक है स्टूडेंट्स, यानी कि जैसे मान लीजिए मैंने लिखा कोई भी नाम, हम नाम लिख देते हैं। मान लीजिए ये मैंने नाम लिखा राम, तो राम एक स्ट्रिंग है। कैसे? RAM, 3 अक्षरों का ये जोड़ा है। प्रत्येक स्ट्रिंग को डबल इन्वर्टेड कोमा से रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे R लिख दूँ तो ये कैरेक्टर है, सिंगल कैरेक्टर, लेकिन इसके साथ में कुछ और शब्द मिला दूँ, ठीक है, तो ये क्या बन गई? आपकी स्ट्रिंग। तो क्या हो गया हमारा? स्ट्रिंग किसे कहेंगे हम? कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स। कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स क्या होते हैं? आपकी स्ट्रिंग कहलाती है। ठीक है, वहाँ पे एरे में जब हम पढ़ रहे थे, एरे के बारे में हम जब बात कर रहे थे, तो वहाँ क्या था? कलेक्शन ऑफ नंबर्स। ठीक है, तो जो कंसेप्ट एरे का था वही कंसेप्ट स्ट्रिंग का है। इसमें भी वही इंडेक्सिंग स्टार्ट होती है, इसकी इंडेक्सिंग भी 0 से स्टार्ट होती है और जो है अंतिम कैरेक्टर्स तक चलती है। ठीक है, कुछ माइनर से डिफरेंस हैं, वो माइनर से डिफरेंस हम आगे आने वाले प्रश्नों के माध्यम से समझेंगे। तो हमने ओवरव्यू देख लिया है स्ट्रिंग का कि स्ट्रिंग क्या होती है। शब्दों की माला होती है, डबल इन्वर्टेड कोटेशंस में इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। कंप्यूटर तो नहीं समझता हालांकि, लेकिन जब भी आपको स्ट्रिंग के प्रश्न पूछे जाएंगे तो डबल इन्वर्टेड कॉमास में स्ट्रिंग को दर्शाया जाएगा। ठीक है, सिंगल कैरेक्टर को सिंगल कोटेशंस में लिखा जाता है। जैसे राम, R लिखना था मुझे, ये सिंगल कोट में है तो ये सिंगल कैरेक्टर है। ठीक है, लेकिन मैंने डबल कोटेशन के अंदर R लिख दिया तो ये क्या बन गई? फिर आपकी स्ट्रिंग। हालांकि सिंगल कैरेक्टर है लेकिन फिर भी क्या बन गई? स्ट्रिंग। इसको एज ए स्ट्रिंग रिप्रेजेंट किया जाएगा, इसकी कोई इंडेक्सिंग होगी, जबकि इसकी कोई इंडेक्सिंग नहीं होगी। ठीक है, तो जनरली सिंगल कैरेक्टर्स वाले प्रश्न नहीं आते हैं। स्ट्रिंग किसे कहते हैं? द कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स। तो वो हो गया आपका स्ट्रिंग। ठीक है, तो आइए हम शुरू करते हैं हमारी प्रश्नमाला को। हमारा पहला प्रश्न है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग डेटा टाइप इज यूज्ड टू डिक्लेयर ए स्ट्रिंग। अब देखिए स्टूडेंट्स, किसी भी टाइप के डेटा को हैंडल करने के लिए
पहले उसका वेरिएबल बनाया जाता है। वेरिएबल बनाने के लिए उसको एक टाइप देना पड़ता है। जैसे मान लीजिए, क्या कहना चाह रहा हूँ मैं, मान लीजिए हमें ए नाम के वेरिएबल के अंदर हमें पूर्णांक के 5 स्टोर करवाने हैं। तो पहले ए को डिक्लेयर करना पड़ेगा, यानी कि ए को कंप्यूटर को बताना पड़ेगा कि हम ए नाम का वेरिएबल काम में लेंगे। तो कैसे लिखते थे हम ऐसे लिखते थे इंट और ए, है ना स्टूडेंट्स, इंट ए ऐसे लिखते थे और ऐसे लिखते ही हैं। तो हमने कंप्यूटर को बता दिया पहले ही कि इंटीजर टाइप का एक ए नाम का वेरिएबल होगा, जिसमें फिर हम 5 रखें, 10 रखें, या यूजर की इच्छा से वो कुछ भी वैल्यू इसमें इनपुट कराना चाहे, या एज ए रिजल्ट इसमें कोई भी वैल्यू आ जाए तो वो समझ जाएगा कंपाइलर कि ये इंटीजर टाइप का है। अब यहाँ पे प्रश्न ये पूछा जा रहा है कि कौन सा डेटा टाइप आप काम में लेंगे स्ट्रिंग बनाने के लिए। तो स्टूडेंट्स एक एक ऑप्शंस के बारे में बात कर लेते हैं। इंटीजर जो है वो किसके काम आता है, हमारे इंटीजर काम आता है पूर्णांक संख्याओं के लिए। तो स्ट्रिंग तो क्या है, कैरेक्टर्स, तो ये हमारे काम नहीं आएगा। अगला विकल्प है स्ट्रिंग। स्ट्रिंग नाम का कोई भी कीवर्ड नहीं है। सी प्रोग्रामिंग भाषा में स्ट्रिंग एक जो है एक लॉजिक है। स्ट्रिंग एक शब्द है लेकिन कोई कीवर्ड नहीं है जिसकी सहायता से किसी वेरिएबल को डिक्लेयर किया जा सके। सी टाइप स्टूडेंट, सी टाइप एक हेडर फाइल है। सी टाइप एक हेडर फाइल है जो कोई डेटा टाइप नहीं है, ठीक है। तो सी टाइप इसका आंसर नहीं आएगा। केयर, डी बचता है हमारे पास केयर, CHAR केयर, ठीक है। अब इसके बाद आप क्या लिखेंगे, ABC जो भी आप लिखना चाहें। उसके बाद बड़े कोष्टक में उसको साइज़ देंगे, जैसे हम एरे में देते थे ना स्टूडेंट्स, वैसे यहाँ पर आपको साइज़ देनी है। तो ये आपका बन गया स्ट्रिंग। अब कैसे, क्या कहना चाह रहा है ये, इस स्टेटमेंट का मतलब क्या हुआ कि ए नाम का वेरिएबल जो है 20 कैरेक्टर्स तक अपने अंदर स्टोर कर सकता है। तो जो मल्टीपल कैरेक्टर स्टोर कर सकता है वो वेरिएबल क्या कहलाता है, फिर आपका वो वेरिएबल इतना पावरफुल हो जाता है कि वो एक से अधिक शब्दों को स्टोर करने की क्षमता रखता है। और किस डेटा टाइप के साथ, कि केयर, CHAR केयर डेटा टाइप के साथ। तो ये बन गई आपकी स्ट्रिंग। तो इसका सही आंसर क्या आएगा स्टूडेंट्स, डी। तो डी इसका सही आंसर है कि कौन सा डेटा टाइप काम आएगा, डी, केयर डेटा टाइप काम आएगा। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनकरेक्ट स्ट्रिंग डिक्लेरेशन स्टेटमेंट। स्टूडेंट सबसे पहले हमें ये सीखना होगा कि आखिर स्ट्रिंग को डिक्लेयर करते कैसे हैं। तो अभी हमने इसे ठीक पहले वाले प्रश्न में देखा था कि CHAR केयर ये कीवर्ड काम आता है। उसके बाद कोई सा भी आप एक नाम दे सकते हैं। यहाँ पे इन्होंने ए नाम दिया है तो हम भी ए नाम दे देते हैं, ठीक है। उसके बाद बड़े वाले कोष्टक लगाते हैं। उसके बाद अब इस कोष्टक के अंदर साइज लिखी जाए या ना लिखी जाए कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। नहीं लिखी होगी तब भी उसको सही माना जाएगा। लिख दी गई है तो कंपाइलर को पता लग जाएगा कि ये कितने कैरेक्टर को स्टोर कर सकता है, तो वो पहले से ही कंप्यूटर की मेमोरी में उतने जो है रिजर्व कर लेगा, उस मेमोरी को रिजर्व कर लेगा। 1 बाइट पर कैरेक्टर इसका जो होता है कैरेक्टर का, वो 1 बाइट पर कैरेक्टर होता है, ठीक है स्टूडेंट। तो 1 बाइट पर कैरेक्टर के हिसाब से अगर यहाँ पे साइज लिख दो तो उतने की जगह वो रिजर्व कर लेगा। जगह नहीं लिख, आप ब्लैंक रखते हो तो वो रिजर्व नहीं करेगा। फिर वो देखेगा कि क्या आपने इसमें कुछ असाइन करा रखा है क्या। जैसे हम कंपाइल टाइम पे ही ऐसे असाइन करा देते हैं ना, A = 5, तो वैसे यहाँ पर भी हम असाइन करा सकते हैं, ठीक है। आप चाहो तो डबल कोटेशन चिन्हों में लिख सकते हैं, आप चाहें तो कर्ली ब्रेसेस में लिख सकते हैं, वो डिपेंड करता है, ठीक है। मतलब दोनों सही है। अगर आप डबल कोटेशन चिन्हों में लिख देंगे, जैसे मान लीजिए यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ, इसको मिटा दिया मैंने। मान लीजिए मैंने यहाँ पे लिख दिया डबल कोटेशन चिन्हों में राम, ठीक है, राम, ठीक है। इसको मिटा देते हैं। 1 बाइट पर आपको ध्यान रखना है कि जो कैरेक्टर होते हैं वो 1 बाइट लेते हैं, ठीक है। ये मैंने इसको मिटा दिया है। तो मैंने यहाँ पे राम लिख दिया। तो अब ये क्या समझेगा कंपाइलर कि ए नाम का वेरिएबल जो है वो 3 साइज का है, जो जिसमें 3 डेटा रखे हुए RAM, वो है तो अलग अलग RAM, लेकिन हम उसको एज ए स्ट्रिंग रिप्रेजेंट कर सकते हैं। स्ट्रिंग के टाइप में उसको ऑपरेशंस कर सकते हैं। हम राम पे ऑपरेशन करेंगे लेकिन कंप्यूटर तो उसको RAM ही समझेगा, ठीक है स्टूडेंट। तो इसकी साइज ऑटोमेटिक क्या हो जाएगी, 3, ठीक है। आपने 3 लिख भी देंगे और उसमें राम लिख देंगे तब भी सही है, ठीक है। लेकिन अगर नहीं है तो कोई ऐसी दिक्कत की बात नहीं है। आप ऐसा ना समझें कि गलत है, कंप्यूटर समझ जाता है ऑटोमेटिकली, ठीक है। इस तरह से भी आप डिक्लेयर कर सकते हैं डबल कोटेशन चिन्हों के साथ। और आप चाहें तो जो आपके जो मझले कोष्टक होते हैं उनके अंदर भी आप इसको जो है असाइन कर सकते हैं, साइज़ देकर भी और बिना साइज़ देकर भी। वो कंप्यूटर समझ जाएगा अपने आप, ठीक है। तो अब यहाँ पे जो विकल्प दे रखे हैं उनकी ओर हम गौर करते हैं। इसको पूरे को काट देते हैं। तो पहला विकल्प है हमारा केयर,
ए बड़ा वाला कोष्टक ओपन क्लोजिंग बंद है, ठीक है, यहाँ तक सही है, बराबर का चिन्ह है, नेम और डबल कोटेशन चिन्ह बंद किए हुए हैं और सेमीकोलन लगा रखा है, यानी कि ये वाला स्टेटमेंट हमारा बिल्कुल सही है। हमें क्या बताना है, इनकरेक्ट, ठीक है। इनमें से कोई एक है 4 में से जो इनकरेक्ट है, गलत है, तो ये पहला वाला सही है, इसमें ऑटोमेटिक जो है CHAR स्पेलिंग में कोई गलती नहीं है, कीवर्ड सही है आपका। वेरिएबल का नाम कुछ भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। ओपनिंग क्लोजिंग ब्रैकेट लगा रखें, कोई दिक्कत नहीं है, बराबर का साइन बराबर है। डबल कोटेशन के चिन्ह लगा रखें, कोई दिक्कत नहीं है। डबल कोटेशन चिन्ह के अंदर आप कुछ भी लिखिए, वो उसका डेटा हो जाएगा और उतनी के बराबर की साइज इस डिब्बे के अंदर ऑटोमेटिक कंप्यूटर के द्वारा पढ़ ली जाएगी। अगला वाला है, इसमें लिखा हुआ है स्ट्रिंग, ठीक है। तो अब सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि कैरेक्टर टाइप की स्ट्रिंग बनाने के लिए केयर कीवर्ड काम आता है, ना कि स्ट्रिंग, ठीक है स्टूडेंट्स। तो स्ट्रिंग एक गलत, इसका जो है कीवर्ड है वो गलत है, ठीक है। ए, क्योंकि अब ये तो आगे पढ़ने से मतलब ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे स्ट्रिंग कीवर्ड आ गया है, तो ये गलत है। इसका C15 साइज ले रखी है, इसकी कैरेक्टर कीवर्ड सही है, साइज पहले से दे दी, इसमें साइज नहीं थी, इसमें साइज पहले से दे दी, यहाँ पे साइज नहीं दे रखी थी, कोई बात नहीं, यहाँ साइज दे रखी है और डबल कोटेशन चिन्हों के अंदर नेम लिखा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं। अब आप ऐसा ना समझें कि यहाँ तो 4 ही वर्ड्स हैं, 4 ही कैरेक्टर्स हैं, लेकिन साइज तो 15 है, तो कोई बात नहीं ना, बाकी के पीछे के ब्लैंक छूट जाएंगे। अगला है डी वाला जो है वो कैरेक्टर A15 और सिंगल कोटेशन चिन्हों के अंदर यहाँ पर नेम लिखा हुआ है, तो ये इसमें थोड़ा सा आई थिंक मेरे को प्रश्न गलत लग रहा है, इसमें ये भी गलत है, ये नियम को फॉलो नहीं कर रहा। डबल कोटेशन चिन्हों के अंदर आता है, जो भी आता है स्ट्रिंग बनाने के लिए, यहाँ पर सिंगल कोट काम में लिए गए हैं। सिंगल कोट काम लेने की वजह से केवल पहला जो वर्ड है N, ये ए के अंदर असाइन करा देगा, तो इसका मतलब B और D दोनों गलत है ये। तो इसका देखते हैं सही आंसर क्या है, इसका सही आंसर इसका C है आई थिंक। क्वेश्चन यहाँ पर आप इसको स्ट्रिंग ना समझें, इसको कैरेक्टर समझें, CHAR, ये केयर है, और केयर समझते हुए इसको हम सॉल्व करें तो ब्लैंक छोड़ा हुआ है, ए नाम का वेरिएबल है, ब्लैंक उसकी साइज छोड़ी हुई है। मैंने बताया था कर्ली ब्रेसेस के अंदर भी आप उसको असाइन कर सकते हैं, लेकिन कर्ली ब्रेसेस करने के बाद आपको ये ध्यान रखना होगा कि हर आइटम को इंडिविजुअल कॉमा से सेपरेट करना होगा और सिंगल कोटेशंस के अंदर डालना होगा, ठीक है। क्योंकि डी इसलिए इसका आंसर नहीं है क्योंकि सिंगल कोटेशन चिन्ह में जब आप ऐसे मल्टी कैरेक्टर लिखते हैं तो वो गलत हो जाता है। उसका जो पहला कैरेक्टर है N, वही ए के अंदर ट्रांसफ़र किया जाएगा, ठीक है। बाकी AME इस चीज़ को छोड़ दिया जाएगा। तो इसका डी जो है वो सही डिक्लेरेशन नहीं है। यहाँ पर टाइपिंग की मिस्टेक है, स्ट्रिंग नहीं आएगा, यहाँ पर कैरेक्टर आएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। आई थिंक आप समझ गए होंगे कि यहाँ पे क्या पूछना चाह रहा था ये, इनकरेक्ट स्ट्रिंग डिक्लेरेशन, तो वो डी है। क्यों? क्योंकि सिंगल कोटेशन के अंदर हम केवल एक ही शब्द लिख सकते हैं, ए से लेकर जेड तक का कोई सा भी एक शब्द लिख सकते हैं, मल्टीपल शब्द नहीं लिख सकते। अगर लिख दिया है तो फर्स्ट वाला जो है वो जो है आपके वेरिएबल में चला जाएगा, तो इसका डी आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टर एंड्स द स्ट्रिंग। स्टूडेंट, स्ट्रिंग के कंसेप्ट में मैंने एक शुरू में ही आपसे एक बात कही थी कि एरे में और स्ट्रिंग में एक माइनर सा डिफरेंस है। इसकी भी इंडेक्सिंग होती है और एरे की भी इंडेक्सिंग होती है, लेकिन स्ट्रिंग को ख़त्म जब करते हैं तो वहाँ पर इसमें ऑटोमेटिक ही एक कीवर्ड एक शब्द अपने आप आ जाता है। वो शब्द आपको बताना है कि इनमें से कौन सा है। हम पहले इसको एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए मैंने एक स्ट्रिंग बनाई केयर ए, जिसकी साइज़ दे दी मैंने 5, ठीक है। और मैं ए में लिखूँगा राम, ठीक है, ए बराबर राम, ठीक है, ए बराबर राम। तो कंप्यूटर की जो मेन मेमोरी है वो जस्ट लाइक एरे ऐसे ही बनेगी। ये ऐसे जैसे हमने एरे बनाया था ऐसे ही बनेगा। ये 5 मेमोरी ब्लॉक रिजर्व कर लिए जाएंगे, 1 2 3 है ना, और ये 4 और 5। तो राम जो पहला वाला आर है वो यहाँ आ जाएगा, अगला वाला है वो यहाँ आ जाएगा, और एम जो है वो आपको यहाँ आ जाएगा। इंडेक्सिंग होगी इसकी 0th 1 2 3 और 4, ठीक है। इस ब्लॉक का नाम क्या है आपके ए जो ये है कंटेनर, इसका नाम क्या है ए। अब जहाँ पे एम है उसके ठीक लास्ट में यानी कि स्ट्रिंग की एंड में क्या आ जाता है, अपने आप एक कैरेक्टर आ जाता है। तो वो कौन सा कैरेक्टर होता है, /0। ये बताता है कि यहाँ पर हमारी स्ट्रिंग खत्म हो रही है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आपको यही पूछा गया है कि एंड द स्ट्रिंग की एंडिंग किससे की जाती है, तो की जाती है हमारे /0 से।
जीरो से नहीं की जाती, ये गलत आंसर है। बैकस्लैश जीरो इसका सही आंसर है। स्लैश एन ये कैरेक्टर तो है, लेकिन ये क्या काम करता है, प्रिंटफ फंक्शन के अंदर लाइन को नीचे उतारने के काम आता है, ये फॉर्मेटेड आउटपुट के काम आता है। और नन ऑफ द अबव इसका आंसर नहीं है, तो इसका सही आंसर क्या है, बी। ठीक है, समझ गए होंगे आप स्टूडेंट्स। वही एरे की तरह इंडेक्सिंग है, 0 1 2 3 4, 0 से स्टार्ट इंडेक्सिंग आगे तक जा रही है। लेकिन यहाँ पर इतना अंतर है एरे में और इसमें, कि एरे में तो क्या होता है कि जैसे आप मान लीजिए एरे लेते हैं, तो उसका जो मान लीजिए ब्लैंक पोर्शन बच जाता है बाद का, तो उसमें तो क्या आ जाता है, जीरो, अपने आप जीरो आ जाते हैं। मान लीजिए डाटा यहाँ तक लिखा हुआ है, तो पीछे जो बचे हुए जो हैं उसमें जीरो आ जाता है, लेकिन यहाँ पर जीरो नहीं आएगा, इसमें तो कुछ आएगा ही नहीं। और इसके ठीक बाद, डेटा के ठीक बाद क्या आ जाएगा, जो है आपका वो बैकस्लैश जीरो आ जाएगा, जो कि बताएगा आपके एंड ऑफ द स्ट्रिंग को। ठीक है स्टूडेंट, इसका सही आंसर है बी, मतलब कि कैरेक्टर एंड द स्ट्रिंग, स्ट्रिंग कहाँ ख़त्म हो रही है हमारी, वो चीज़ बताने के लिए आपके बैकस्लैश जीरो काम आता है। ठीक है स्टूडेंट, ये कैरेक्टर है, ये एक ऐसा पहला, ये सी प्रोग्रामिंग हो चाहे कोई सी प्रोग्रामिंग हो, ये पहला ऐसा कैरेक्टर है जिसके डबल कोटेशन चिन्हों के अंदर स्टूडेंट्स दो शब्द एक साथ काम आ रहे हैं, बैकस्लैश और जीरो। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, which function is used to input a string with space in a variable। स्टूडेंट की कहना क्या चाह रहा है, हमने एक फंक्शन पढ़ा था, जैसे मान लीजिए हमें ये इंटीजर का मैंने ए लिया, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि इस ए के अंदर यूजर से कुछ इनपुट लिया जाए, तो हम क्या करते हैं, स्कैनएफ लेते हैं, ठीक है। स्कैनएफ फंक्शन, उसकी सहायता से हम यूजर से इसमें इनपुट करवाते हैं वैल्यू। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ठीक इसी प्रकार हम कैरेक्टर टाइप के जो एरे हैं उसके लिए भी ले सकते हैं। कहना क्या चाह रहा हूँ मैं, इसको समझते हैं। मान लीजिए मैंने मिटा दिया, ये ए जो है कैरेक्टर टाइप का है, ये ए जो है ये कैरेक्टर टाइप का है, ठीक है। ये कैरेक्टर, इसकी एक साइज है, मान लीजिए 20 इसकी साइज है, ठीक है। स्कैनएफ की सहायता से हम इसको ले सकते हैं, लेकिन स्कैनएफ की सहायता से ली गई स्ट्रिंग में, अब मान लीजिए आपने इसमें कीबोर्ड से इनपुट कराया राम स्पेस कुमार, राम कुमार, ठीक है। अब स्कैनएफ फंक्शन की सहायता से एक इसमें दिक्कत यह है कि स्पेस के ठीक बाद ही क्या मानता है, एंड ऑफ द स्क्रीन, एंड ऑफ द डेटा, उसको नहीं लेता है। तो फिर कौन सा लिया जाए, ये क्या कहना चाह रहा है, यही तो इनका प्रश्न यही तो है कि विच फंक्शन इज यूज्ड टू इनपुट ए स्ट्रिंग विद स्पेस। स्पेशली स्पेस को अगर आपको, जैसे अब देखिए स्टूडेंट्स, बात है कि स्ट्रिंग हम काम में ले रहे हैं, यानी कि हमारे एक प्रोग्राम बना रहे हैं जिसमें हम बच्चे का नाम इनपुट करवा रहे हैं। तो बच्चे का नाम या तो आप दो सेपरेट पोर्शन में लो, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम, दो सेपरेट पोर्शन में लेंगे तो आपको दो वेरिएबल डिक्लेयर करने पड़ेंगे। इसके लिए क्या करना पड़ा, क्या करें हम, एक ऐसा फंक्शन काम में लें कि जिसके नेम नाम के वेरिएबल के अंदर ही विद स्पेस डेटा आ जाए। अगर आप मान लीजिए डेटा डाल रहे हैं राम और कुमार, राम कुमार डेटा डाल रहे हैं, लेकिन वेरिएबल के अंदर वैल्यू तो केवल राम ही जा रही है, कुमार छोड़ रहा है, तो फिर वो डेटा हमारे किसी काम का नहीं है। हमें तो स्पेस के साथ चाहिए ना नाम, क्योंकि सरनेम के साथ ही तो नेम वाली प्रॉपर्टी पूरी होगी, राम कुमार। तो इनमें से कौन सा फंक्शन है जो ये काम कर सकता है, तो इसका आपको एक एक फंक्शन को मैं क्लियर करते हुए चलता हूँ। पहला हमारा फंक्शन है गेट CHR। गेट CHR स्टूडेंट्स एक एक कैरेक्टर, कीबोर्ड की सहायता से एक एक कैरेक्टर को लेता है जब तक कि हमारा दिया गया लूप चल रहा हो, ठीक है। स्कैनएफ फंक्शन ये एक साथ ले लेगा, लेकिन स्पेस के बाद के जो डेटा को छोड़ देगा। गेट CH ये कोई एक इनपुट डेटा को इनपुट लेने का फंक्शन नहीं है, बल्कि ये तो स्क्रीन को पॉज करने का फंक्शन है, जो कि हमारे आउटपुट विंडो को रोकता है जब तक कि हम कोई की ना दबा देते हैं, ठीक है। कौन सा बचा, डी, गेट्स ऐसा फंक्शन है जो क्या करता है, कीबोर्ड से इनपुट की गई स्ट्रिंग जिसमें स्पेस भी हो, जैसे मान लीजिए हम लिख देते हैं यहाँ पर जैसे हमारा जो नाम है, हम इसमें इनपुट कराना चाह रहे हैं ANT स्पेस वीडियोस, ठीक है। ये हम इनपुट कराना चाह रहे हैं,
जब हम मैनिपुलेशंस करेंगे, हमें तो ये पता है कि यार मैंने ANT स्पेस वीडियोस डेटा डाला था। जब हम मैनिपुलेशंस करेंगे वहाँ पर मान लो ANT आ जाए, वीडियोस छूट जाए, तो फिर हमारा डाटा तो फिर काम का ही नहीं रहा। क्यों? क्योंकि हम स्कैनएफ फंक्शन की सहायता ले रहे थे। नहीं, आपको स्कैनएफ की फंक्शन की सहायता नहीं लेनी है, आपको गेट्स फंक्शन की सहायता लेनी है। क्यों? क्योंकि स्कैनएफ फंक्शन स्पेस को सपोर्ट नहीं करता, लेकिन गेट्स फंक्शन स्पेस को सपोर्ट करता है। ठीक है स्टूडेंट, तो इसका सही आंसर क्या आएगा? गेट्स। स्टूडेंट, हमारा अगला प्रश्न है, व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ कैरेक्टर इनपुट इन द फॉलोइंग स्ट्रिंग। तो स्टूडेंट, सबसे पहले हमको एक स्ट्रिंग दी गई है, यानी कि एक str नाम का वेरिएबल दिया गया है जो 20 साइज का है, यानी कि ये 20 कैरेक्टर अपने अंदर स्टोर कर सकता है। तो आइए पहले हम इसका जो है वो स्ट्रक्चर खड़ा कर देते हैं कि आखिर ये कैसा बनेगा। कंप्यूटर की मेन मेमोरी मैंने बताया था ये एरे टाइप का होता है। ठीक है, तो इस तरह का ये बन जाएगा। इसमें 20 खाने बन जाएंगे, इस तरह से इसमें 20 खाने बन जाएंगे। ठीक है, अब जो लास्ट वाला खाना होगा उसके अंदर ऑटोमेटिकली बैकस्लैश और 0 आ जाएगा। ठीक है, हो गया। अब ये ऑटोमेटिक स्विच हो जाता है। मान लीजिए हमने इसमें 3 ही इनपुट कराए तो ये यहाँ स्विच हो जाएगा, इस जगह स्विच हो जाएगा 3 के बाद। हमने 10 कराए तो यहाँ स्विच हो जाएगा। बाकी बाय डिफ़ॉल्ट ये सबसे लास्ट में रहता है जब तक कि हम इसमें डेटा नहीं डालते हैं। ठीक है, अब ये हमसे क्या पूछ रहा है, प्रश्न पे आते हैं। और इस पूरी स्ट्रिंग का नाम, इसकी इंडेक्सिंग होती है 0 1 2 3 और इस तरह से आगे तक यहाँ पे 20। ठीक है स्टूडेंट, ये आपका लास्ट का जो है वो 20वां है। इसका नाम क्या डाल देते हैं, इसका नाम हमें दिया हुआ है प्रश्न में ही, str। ठीक है, अब ये क्या पूछ रहा है, व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ कैरेक्टर्स इनपुट इन द फॉलोइंग स्ट्रिंग। अब स्टूडेंट आप सोचिए कि एक डिब्बा तो पहले से ही रिजर्व है किसके लिए, हमारी एंड ऑफ द स्ट्रिंग के लिए, यानी कि बैकस्लैश 0 के लिए। तो अगर 20 साइज की स्ट्रिंग है तो कितने कैरेक्टर इसमें इनपुट हो सकते हैं, 20 - 1, तो कितने हो सकते हैं, 19। ये एक कौन सा है, ये एक है आपका एंड ऑफ द स्क्रीन बैकस्लैश 0, जिसको कि नल कैरेक्टर बोलते हैं। ठीक है स्टूडेंट, ये किसको बताता है कि हमारी स्ट्रिंग यहाँ पर जाकर ख़त्म हो गई है। ठीक है, आप इसमें मान लीजिए 40 शब्द भी डला देंगे। जो str नाम का जो वेरिएबल है इसके अंदर आप गेट्स फंक्शन की सहायता से आपने लिख दिया, हाय माय नेम इज XYZ, आई एम पार्टिसिपेंट इन कंप्यूटर एग्जाम XY एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ठीक है, तब भी ये 19 कैरेक्टर्स तक ही ये इनपुट में लेगा और बाकी जो भी आपने टाइप किया है वो सब गायब हो जाएगा। ठीक है, और लास्ट में 20वें डिब्बे में क्या कर देगा, ये नल कैरेक्टर यानी कि बैकस्लैश 0 को इंसर्ट कर देगा। तो ये हमसे यही तो पूछना चाह रहा है कि एक 20 साइज के एरे में, 20 साइज के कैरेक्टर एरे में, 20 साइज के स्ट्रिंग में कितने कैरेक्टर्स को हम इनपुट करा सकते हैं। तो इसका सही आंसर क्या आएगा स्टूडेंट्स, 19। 20 नहीं आएगा। आप ये नहीं समझें कि यार 20 साइज की एरे है तो 20 ही आ जाएगा इसका आंसर, ऐसा नहीं है। लास्ट वाला डिब्बा रिजर्व होता है। ठीक है, 10 आने का सवाल ही नहीं है और 21 इसका आंसर नहीं आएगा। तो इसका सही आंसर क्या आएगा स्टूडेंट्स, 19। ठीक है, नेक्स्ट हमारा अगला प्रश्न है, व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड सेगमेंट। अब हमको एक प्रोग्राम दिया हुआ है, उस प्रोग्राम का छोटा सा कोड है ये, और हमें बताना है कि इसका आउटपुट क्या आएगा। हमारे विकल्पों के रूप में किसी प्रकार की एरर नहीं है, यानी कि सिंटैक्स एरर नहीं है, लॉजिकल एरर नहीं है, यानी कि हमें इसको सक्सेसफुली एग्जीक्यूट करना है और बताना है कि क्या इसका आउटपुट रहेगा। तो आइए पहले हम इसको बना लेते हैं, इसके ढांचे को खड़ा कर लेते हैं। ठीक है, ये इसका हमने ढांचा खड़ा कर लिया है। ये 20 साइज की एरे है। ठीक है, तो जहाँ तक हमारा डेटा है हम उसको लिखेंगे, बाकी को छोड़ देंगे क्योंकि 20 तक बनाने का कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि इसमें 20 अक्षर नहीं है। इसमें कितने अक्षर हैं, प्रोग्रामिंग हम लिख देते हैं PROGRAMI, है ना, ये N और ये G। ठीक है, तो ये इतना हो गया हमारा डेटा। इसको सेपरेट कर देते हैं, इसको हम सेपरेट कर देते हैं। ये बिल्कुल जैसे हमारी एरे अरेंज होती है वैसे ये भी अरेंज होता है। ठीक है, इंडेक्सिंग शुरू कर देते हैं। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। ठीक है, क्योंकि 20 साइज का है तो आगे के डिब्बे भी बनेंगे, लेकिन उसमें इस जगह पे क्या आ जाएगा, नल कैरेक्टर। जी के ठीक बाद क्या आ जाएगा, नल कैरेक्टर। ठीक है, अभी क्या पूछ रहा है हमसे,
ये प्रिंट एफ करवा रहा है। स्टूडेंट्स, प्रिंट एफ फंक्शन हमारे लिए नया नहीं है। प्रिंट एफ फंक्शन का मतलब आप क्या समझते हैं कि आउटपुट स्क्रीन पर किसी प्रकार का हमें संदेश प्रिंट कराना हो, कोई वैल्यू प्रिंट करानी हो, तो उसके लिए प्रिंट एफ फंक्शन काम में लिया जाता है। ठीक है, जिसको कि आपके stdio.h नामक हेडर फाइल में परिभाषित किया गया है। ठीक है, प्रीडिफाइंड फंक्शन है। ठीक है, अब स्ट्रिंग को प्रिंट कराने के लिए एक कंट्रोल स्ट्रिंग काम आएगी। मैंने बताया था प्रतिशत डी, आपने सुना हो, पढ़ा भी है हमने हमारी प्रश्नमाला में। ये किसके लिए काम आता है? पूर्णांक प्रिंट करने के लिए, इंटीजर प्रिंट करने के लिए। ठीक है, परसेंट एस यहाँ पे काम ली हुई है, ये किसके लिए काम आएगा? स्ट्रिंग को प्रिंट करने के लिए। ठीक है, क्योंकि हमारा जो str है ये एक स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल है। ठीक है, ये 20 कैरेक्टर स्टोर कर सकता है, तो अपने आप में क्या बन गई है? एक स्ट्रिंग, कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स। प्रोग्रामिंग उसमें लिखा हुआ है। अभी क्या करना चाह रहा है? str नाम के, ये str है पूरा, str नाम के वेरिएबल की थर्ड पोजीशन पे जो भी डेटा हो वो प्रिंट होके आ जाए। तो हम देखते हैं हमारी थर्ड पोजीशन कौन सी है। 0 1 2 3। ठीक है, तो हमारे पास क्या निकल के आया रिजल्ट? थर्ड जब हमने चेक किया तो हमारे सामने रिजल्ट कुछ ये निकल के आया कि वहाँ पर प्रिंट हो, यहाँ पर क्या आ जाएगा? जी हमें गेट हुआ। यहाँ पर क्या गेट हुआ? हमें जी। ठीक है, ये जी गेट हो गया। तो प्रिंटफ फंक्शन क्या करेगा? जी को प्रिंट कर देगा। तो आइए हम देखते हैं कि हमारे विकल्पों में क्या है और जो हमने कैलकुलेशन करके निकाला है वो क्या है। क्या तो ये हमने समझ लिया। हमारा पहला जो विकल्प है वो है प्रोग्रामिंग। क्या प्रोग्रामिंग से सब क्या आएगा? नहीं, जी आना चाहिए। PROG, आप ये ना समझें कि 3 तक के अक्षर काउंट कर लो, PROG 3 तक, तो वो भी नहीं आएगा। ठीक है, प्रो यानी कि 3, आप शुरू के 3 समझ लें, PRO, वो भी नहीं आएगा। क्या आएगा? जी, डी इसका आंसर आएगा। समझ गए स्टूडेंट? डी कैसे आएगा? कि जो प्रोग्रामिंग है उसकी इंडेक्सिंग की गई, पहले को यूथ पे और इस तरह से आगे जमाते हुए थर्ड पोजीशन के डेटा को उसने उठाया है। तो थर्ड पोजीशन पे क्या है? जी। तो इसका सही आंसर क्या आएगा? जी। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट, इन विच लाइब्रेरी इज यूज्ड फॉर स्ट्रिंग फंक्शंस। स्टूडेंट्स, लाइब्रेरी फंक्शंस का मतलब ये होता है कि स्टूडेंट देखिए, सी प्रोग्रामिंग में जो कुछ भी हो रहा है, कुछ हम जो कोड लिखते हैं, जो भी हम फंक्शन काम में लेते हैं, जो भी कीवर्ड हम काम में लेते हैं, वो कहीं ना कहीं किसी न किसी फाइल में सी प्रोग्राम को बनाने वाले वैज्ञानिकों ने पहले से ही किसी न किसी फाइल के अंदर रखे हुए हैं। उनको बोलते हैं हेडर फाइल। ठीक है, हेडर फाइल, सॉरी, उनको बोलते हैं हम हेडर फाइल। हेडर फाइल, हेडर फाइल का एक्सटेंशन .h होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये पूछ रहा है कि स्ट्रिंग के लिए कौन सी हेडर फाइल बनाई गई है। तो आइए हम विकल्पों पे निगाह मार लेते हैं। पहला विकल्प है हमारा stdio.h, जो गलत है। क्यों? क्योंकि ये स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट का काम करती है, यानी कि कीबोर्ड से इनपुट लेने के लिए और मॉनिटर पर आउटपुट दिखाने के लिए काम में ली जाती है आपकी स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट .h हेडर फाइल। अगली है बी, सी टाइप.h। आपको कैरेक्टर, सिंगल कैरेक्टर पे ऑपरेशंस करने हो तो उसके लिए आपके लिए काम आती है सी टाइप.h। स्ट्रिंग.h, सी, हम मैनिपुलेशंस किस पे कर रहे हैं? स्ट्रिंग पे। हेडर फाइल का नाम भी क्या डाल दिया गया है? string.h। तो ये आपका हो गया string.h, ये हमारा सही आंसर है। conio.h, कंसोल इनपुट आउटपुट। ठीक है, तो ये कंसोल जो आपका इनपुट आउटपुट होता है उसमें काम आती है आपकी डी वाली। तो इसका सही आंसर क्या आएगा? हम किस पे काम कर रहे हैं? स्ट्रिंग पे। तो सी इसका सही आंसर है। string.h नाम की हेडर फाइल है जिसमें स्ट्रिंग्स के ऊपर होने वाले ऑपरेशंस को पहले से ही लिख दिया गया है। ठीक है, जब हम प्रीडिफाइंड फंक्शंस को पढ़ेंगे तो हो सकता है वहाँ पर स्ट्रिंग से रिलेटेड कुछ फंक्शंस भी हमें देखने को मिलें, तो वहाँ पर हम string.h हेडर फाइल को काम में लेंगे। तो यहाँ पर हमारा जो प्रश्न है कि कौन सा लाइब्रेरी फंक्शन का मतलब पहले से ही बना हुआ फंक्शन, पहले से ही बने बनाए फंक्शन को जब हम काम में लेते हैं तो हमें कौन सी हेडर फाइल को हमारे प्रोग्राम में लिखना होता है, या कौन सी हेडर फाइल में ये फंक्शंस पहले से ही सी बनाने वाले निर्माताओं द्वारा लिख दिए गए हैं। तो उसका आंसर आएगा सी, string.h। ठीक है स्टूडेंट, नेक्स्ट हमारा जो है व्हाट विल बी द साइज ऑफ द स्ट्रिंग। एक कोड दिया गया है स्टूडेंट्स आपको और आपसे पूछा गया है कि इसकी साइज क्या है। जब आप s की साइज निकालेंगे, ये आपका s जो है, s की जब आप साइज कैलकुलेट करेंगे तो क्या आएगी। तो कोड को पढ़ लेते हैं पहले। तो क्या ये कोड सही है? कैरेक्टर टाइप का जो है वो आपका डेटा टाइप है,
एस नाम का एक वेरिएबल है जिसको साइज़ नहीं दी गई है, आपको साइज़ पूछी गई है। अब इसमें क्या किया गया है, आई एम प्रोग्रामर, ये एक स्ट्रिंग डलाई गई है। तो इसको काउंट करते हैं तो ये क्या आता है, आई स्पेस भी इसमें एक टेक्स्ट है, स्पेस कंप्यूटर के लिए तो स्पेस जो है वो भी एक डेटा है, ठीक है। तो ये कुल मिला के 15 कैरेक्टर्स होते हैं। आई एम प्रोग्रामर को आप गिन लीजिएगा, ये 15 होते हैं। तो ये आपसे पूछ रहा है कि जब इसकी साइज ज्ञात की जाएगी इस एस नाम के वेरिएबल की, तो क्या आंसर आएगा, 3 आएगा, 15 आएगा, 16 आएगा या 20 आएगा। स्टूडेंट्स अब हम इसको बनाते हैं थोड़ा, ये मैंने बना दिया, ठीक है। आई एम प्रोग्रामर, ये इसमें से डेटा विन्यासित कर दिया जाएगा और लास्ट में /0 ये लगा दिया जाएगा, ठीक है। और इसकी इंडेक्सिंग कर दी जाएगी 0 1 2 3 4 5 6 जो भी है ना, और यहाँ तक क्या आ जाएगा आपका 16, ठीक है। अब क्या पूछ रहा है, ये नंबर ऑफ कैरेक्टर्स नहीं पूछ रहा है, ये पूछ रहा है कि एस की अगर मैं साइज ज्ञात करूँ, अगर मैं साइज ऑफ ऑपरेटर, जब हमने ऑपरेटर पढ़े थे तो वहाँ पे एक पढ़ा था साइज ऑफ ऑपरेटर। ये साइज ऑफ ऑपरेटर क्या करता है, किसी भी वेरिएबल की साइज को किस में, मेमोरी में साइज कैलकुलेट करके देता है। तो ये क्या जनरेट करेगा, 16। क्यों, क्योंकि इसके अंदर 16 कैरेक्टर हैं, 15 नहीं। 15 तो डेटा डलाया गया है और साथ में क्या है, इसमें एक नल कैरेक्टर, तो इसकी साइज कितनी हो जाएगी, 16 ना कि 15, ठीक है। समझ गए ना आप मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। कैरेक्टर्स कितने हैं हमारे रीडेबल फॉर्मेट में, कैरेक्टर्स तो हैं 15 आई एम प्रोग्रामर, और इसमें अपने आप जो है वो जोड़ दिया जाता है नल कैरेक्टर, क्योंकि यहाँ पर साइज नहीं है। यहाँ पर पहले से ही 15 साइज होती है तो इसकी साइज क्या आ जाती है 15, लेकिन यहाँ पर साइज नहीं है। साइज नहीं होने की वजह से एंड ऑफ द डेटा कहाँ ख़त्म हो रहा है, यहाँ पर, ठीक है। और लास्ट में क्या जोड़ दिया जाएगा इसमें, /0 यानी कि नल कैरेक्टर। तो क्या आ जाएगा इसमें, कुल कितने काउंटिंग आएगी इसकी, 16। साइज ऑफ ऑपरेटर क्या काउंट करके देगा आपको, 16। तो इसका सही आंसर क्या आएगा, 16, ठीक है स्टूडेंट। 15 नहीं, आप उलझ मत जाना कि यार आई एम प्रोग्रामर में तो जो है 15 ही कैरेक्टर्स हैं, 15 इसका आंसर आएगा, नहीं, लास्ट में एक नल कैरेक्टर भी तो है। तो इसका सही आंसर क्या आएगा, 16। को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह के और भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के लेसन्स देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ ANT वीडियोस। थैंक यू।